हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है कृष्ण शर्मा और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 11 के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो बहुत ही बिल्कुल एनर्जी के साथ आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझेंगे, क्या यूनिट्स होता है, क्या मेजरमेंट होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर है, ये बिल्कुल एक वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, वन शॉट बिल्कुल भी नहीं है। इसका अलग अलग वीडियो आएगा, मतलब कि पहले ये लेक्चर नंबर 1 है, वैसा वैसा 2-3 वीडियो आएगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है, तब जाकर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला आपका जो वर्ड आता है इस चैप्टर के अंदर वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो बताइए भाई साहब कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। दोज क्वांटिटी which can be measured which can be those quantity which can be measured using physical instruments are known as फिजिकल क्वांटिटी। समझिएगा, वो वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए, ठीक है, वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। और मेजर कैसे करेंगे भाई, मेजर करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया का वो सारा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं बाय देयर हेल्प ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। भैया एग्जांपल बताओ, एग्जांपल करंट देखो, आपने क्लास 10 में पढ़ के आए हो, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, वोल्ट को मेजर करते हैं ये वोल्टेज से। ठीक है, आपका टाइम वॉच जो टाइम है वो कैसे मेजर करते हैं, वॉच से। ठीक है, ये हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं किससे, आपका थर्मोमीटर से। वैसे ही बहुत सारे आपके फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो वही है, करंट हो गया आपको एम्पियर से मेजर करते हैं, टेम्परेचर हो गया आपको थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो वो सारा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, आप जैसे कि ये मास को बनाते हो तो वीडियो में से आता है कि नहीं आता है, तो वो सारा क्वांटिटी जिसको आप मेजर करते हैं बाय देयर हेल्प ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वो सारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया आपका, ठीक है, आपका टाइम हो गया, और बहुत एग्जांपल जैसे कि आपका क्या बोल सकते हैं, टाइम हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और फोर्स हो गया, आपका ये प्रेशर हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब के सब आपके आ जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी को, एक मिनट, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, समझिएगा। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है, समझ बहुत आसान है, बस यहाँ पे ध्यान सुनते रहिएगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया है, दो भाग में डिवाइड किया है। पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे, और दूसरा डिपेंडेंसी के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप्स, कौन कौन सा, पहला वेक्टर, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों आप क्लास 9 पढ़ के आए हो। ठीक है, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो सारा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं विद देयर हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वो सारा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट से उन सारे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के अनुसार, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ऑन द डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे इसके दो टाइप्स है, पहला आता है आपका वेक्टर आता है, दूसरा आता है आपका स्केलर। और क्लास 9 जब आप थे तो आपको पढ़ाया गया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वहां पे आपको सिर्फ एक चीज बताया गया था, क्या बताया गया था, बस रट जाओ ये कि वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कहता है। अब बहुत सारे बच्चों को मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मान लो कि हम बोले 4 न्यूटन, जैसे हम बोल रहे हैं 4 न्यूटन,
तो ये 4 जो न्यूटन है, ये 4 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, इसी को हम लोग कुछ नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जब आप क्लास 9th में थे, ठीक है, 10th में थे, आपको बताया गया था कि क्या, कि वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आता है, जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है और मैंने बोला कि इस बॉक्स पे मैंने 4 न्यूटन का 2 बार फोर्स लगाया। 4 न्यूटन का मतलब कि दो इंसान ने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब मान लो कि तुम्हारा, हम बोले पहले हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तुम्हारा भाई, हम बोले अपने भाई को क्या, ठीक है, हम अपने भाई को क्या बोले कि आप भाई मेरे साथ तुम भी फोर्स लगा रहे, ठीक है। हम इधर क्या कर रहे थे, हम इधर 4 न्यूटन से फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, और हम अपने भाई को क्या बोले कि भाई तुम आओ मेरी कुछ हेल्प कर दो, और वो आया और इधर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, वो आया और इधर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो क्या ये मेरा हेल्प कर रहा है? नहीं भाई, अगर हम इधर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर एक मेरा भाई भी इधर से आकर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो मकसद भाई वही रह जाएगा। यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे नेट फोर्स आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। लेकिन ये हेल्प कब करेगा, ये हेल्प तब करेगा जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो इंसान भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तब जाके आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जब आपका फिर आपका जाके नेट फोर्स आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। जब मेरा भाई इधर से उड़कर इधर आ जाएगा और मेरे साथ साथ में मिलकर ये धक्का मारेगा जैसे 4 न्यूटन का, तब जाके हमारा नेट फोर्स हो जाएगा 8 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको दिखाया तो जा रहा है कि हाँ भाई 4 न्यूटन है। लेकिन अगर जब तक हम आपको डायरेक्शन ना बताएं कि हाँ भाई कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो आप पता क्या कर सकते हो कि हाँ भाई कौन से डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, नहीं, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में भाई देखो सही बात है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे मेन जो होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ पे एक मेन होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, मतलब कहने का कि अगर मान लो ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो एडिशन कुछ और आएगा, अगर डायरेक्शन अलग है एडिशन कुछ और आएगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि ये यहाँ पे मेरा भाई यहाँ पे जब मेरा भाई यहाँ पे था, तभी हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे 4 न्यूटन को, ऐड कर रहे थे, डायरेक्शन चेंज हो गया था तो यहाँ पे लिखते थे -4 न्यूटन, तब जाके हुआ था 0 न्यूटन। यहाँ पे क्या किया, यहाँ भी तो ऐड ही किया है, यहाँ भी तो ऐड ही किया है, पर ऐड करने पे यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे ऐड करने पे 4 न्यूटन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे मेन चीज था यहाँ पे डायरेक्शन का खेलता, ठीक है, यहाँ पे किसका खेलता है, यहाँ पे डायरेक्शन खेलता। तो एडिंग या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डायरेक्शन, ठीक है। जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो एडिशन है और जो सब्ट्रैक्शन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। भाई इसको ऐड किए, यहाँ भी ऐड किए तो यहाँ पे 0 न्यूटन और यहाँ पे ऐड किए कितना है, 8 न्यूटन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन चेंज था, डायरेक्शन अलग अलग था, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग था। अच्छा क्या यहाँ पे बताओ, जैसे कि मान लो आपने एक पढ़ा होगा, जैसे मान लो यहाँ से गया, ठीक है, रफ डायग्राम देखिए, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर करंट गया, ठीक है, और मान लीजिए ऊपर गया 3 एम्पियर, नीचे गया 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा, अब जो करंट है, तो करंट कौन सा क्वांटिटी है आप बताइए, ऐसा करंट कौन सा है, वेक्टर या फिर स्केलर है? करंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी है? आप बोलेगा भैया करंट तो वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है, कैसे? भैया करंट तो भाई 5 न्यूटन तो 5 एम्पियर दिखा तो रहा है कि हाँ भाई करंट है, साथ में डायरेक्शन दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, भाई 5 एम्पियर है करंट, ये जो करंट है यहाँ पे करंट दिखा रहा है, साथ में डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन बात सिर्फ डायरेक्शन का नहीं होता है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे को रजिस्टर है, वेट अ मिनट तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो किया 2 एम्पियर का, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से और करंट फ्लो किया 3 एम्पियर का, और दोनों करंट यहाँ पे आके मिल गया। यहाँ पे कितना आएगा भाई सर, 5 एम्पियर। अब यहाँ देखना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का सम सेम आ रहा है। तुम इसको कैसे भी जोड़ो, ठीक है, कितना आएगा, 5 एम्पियर ही आएगा। समझ लो क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो करंट क्या है,
करंट वेक्टर नहीं है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे, किसी भी चीज का अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे कि ऐड करना कितना आएगा और सब्ट्रैक्ट कितना आएगा, उस अगर वो डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन बिल्कुल भी होता है। मतलब कहने का कि मान लो मेरे पास चावल का ये बोरा है, ठीक है, मेरे पास ये चावल का ये मान लो राइस का बोरा है, ठीक है, बोरा थैला जो भी बोरा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ से हम राइस को डालना 2 केजी यहाँ पे राइस डाले, ठीक है, और यहाँ से मान लो हम लोग 3 केजी का राइस डाले, ठीक है, यहाँ से हम लोग 3 केजी का राइस डाले, अंदर कितना रह जाएगा बताइए साहब, अंदर कितना रह जाएगा, अंदर 5 केजी रह जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा 5 केजी। तो भाई यहाँ क्या बोलोगे भैया, यहाँ पे तो एंगल ये डायरेक्शन अलग हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन तो अलग हो गया, तो अलग होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। अब बोलोगे नहीं भैया यहाँ से 2 केजी, यहाँ से 3 केजी आया, यहाँ से 2 केजी आया, तो चावल कितना आया, या टोटल कितना चावल आ गया, 1 केजी आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बोरा है इसमें डाले 2 केजी से डाले, 2 केजी से डाले, आप कोई भी डायरेक्शन से उसके अंदर डालो चावल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा 5 किलो 3 2 5 किलो कैसे डालो, यहाँ से भाई यहाँ से डाल, यहाँ से डाल, कहीं से भी डाल, तो 5 किलो ही चावल अंदर जाएगा। अगर 2 किलो डाल रहे हो, 2 किलो डाल रहे हो, या फिर 2 किलो डालो, कोई कहीं से भी डालो, 5 किलो चावल ही अंदर जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, वेक्टर में जो एडिशन है और जो सब्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है, फिर किस डायरेक्शन से हो रहा है। लेकिन स्केलर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, तू किधर से भी चावल डाल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम टोटल वही आएंगे। बस यहाँ पे जो एडिशन होता है वो डायरेक्टली आता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखता कि हाँ तुम किधर जा रहे हो, डायरेक्टली ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, क्या आपका ये सब क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट द्वारा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, देख लिए वेक्टर और स्केलर। फिर क्या आपको ये समझ में आ गया कि, और एक और बात कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइम डिवाइड किया गया, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो पहले हम इसका बात नहीं किया, पहले हम बात किए किसका, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात की है। इसमें क्या देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 बार टाइप्स में डिवाइड किए। पहला आता है वेक्टर, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आता है, आपको ये क्लास 9 पढ़ाया गया था, लेकिन अभी क्या समझोगे बात, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो यहाँ पे वैल्यू भी अलग आना चाहिए था। समझो बात को, यहाँ पे डायरेक्शन अलग था तो वैल्यू अलग लगा आया, पहले डायरेक्शन अलग अलग था तो वैल्यू अलग आया। अगर देखो पहले फोर्स मेरा भाई इधर फोर्स लगाया और हम आके इधर फोर्स लगाए, मेरा भाई इधर फोर्स लगाया, मेरा भाई इधर फोर्स लगाया, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई साहब नेट फोर्स आया 0। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो नेट फोर्स आया 8 न्यूटन आया। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना वो मेन खेल कर रहा है, यहाँ भी ऐड किया था, यहाँ भी ऐड किया था, लेकिन दोनों बार ऐड करने पे अलग अलग आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मेन चीज है। यहाँ देखो करंट, भाई करंट इधर से आ रहा है, करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, एक करंट इधर से आ रहा है, करंट इधर से आ रहा है, और दोनों यहाँ पे मिल रहा है, भाई दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो क्या आंसर भी अलग आना चाहिए? नहीं भाई, अगर 3 एम्पियर से आ रहा है, 2 एम्पियर से आ रहा है, यहाँ पे कितना एम्पियर आएगा? 5 एम्पियर आएगा। कंफर्म बात है, यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए बोलते हैं जो करंट है वो कौन सा क्वांटिटी है भाई साहब, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। करंट कौन सा क्वांटिटी है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड को इरेज करूंगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि मेरे पास भैया स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मतलब डायरेक्टली आपको लगातार वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, क्या कि मेरे को एडिट करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया मैंने, फिर इसको लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। अब देखिए समझिए बात को क्या होता है। तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, वो समझ लिया। आगे देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो वैसा क्वांटिटी जो विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग अदर्स मतलब किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का देखिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, हम लोग देखा मतलब जितने साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने देखा क्या कि भाई साहब दुनिया में इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी सब चीज को नाप सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने कुछ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे ना वो सब के सब इनमें से कोई एक से इनमें से ही बने होंगे। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो सब इनमें से ही बने होंगे। जैसे फोर्स, फोर्स किससे बनता है? ए बराबर एम ए। मास, एक्सेलरेशन किससे बनता है? एक्सेलरेशन किससे बनता है? स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम, टाइम कंफर्म है, टाइम टाइम देखूंगा कहीं होगा, हाँ टाइम टाइम कंफर्म है। स्पीड किससे बनता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस देखिए, लेंथ कंफर्म है, टाइम कंफर्म है। मतलब कहने का समझिए, आइए आगे हम जाएंगे, आगे इसको डिराइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे डिराइव करेंगे। बस इतना आप समझिए ना कि साइंटिस्ट लोग ने ये बोला ना कि भाई साहब 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो ये मिलकर ना सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर देते हैं। ठीक है, जो ये मिलकर सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? डिराइव कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुए हैं। इसको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, समझिएगा बात को। ये वैसे फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव नहीं किया जाता है, मतलब कि बिल्कुल फिक्स है, मतलब कि ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल सबसे छोटा बोलते हैं ना, ये आपने बायो पढ़े होंगे, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही ये जो फिजिकल क्वांटिटी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसी फिजिकल क्वांटिटी से सारे फिजिकल क्वांटिटी बने हैं, इसी से डिराइव हुए हैं अलग अलग। देखिए कैसे। ठीक है, अब पहले देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं भाई? 7। कौन कौन से? पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा करेंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां लुमिनियस इंटेंसिटी। समझेंगे आप? देखिए क्या बोला साइंटिस्ट ने, बोला भाई इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी है भाई, इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा ना यार, बांटना तो पड़ेगा ना यार। ठीक, मतलब बच्चा पढ़ते पढ़ते पगला जाएगा यार इतना सारा पढ़कर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि भाई फंडामेंटल ये जो 7 है ना, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कहने का कि ये 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनसे इन्हीं से मिलकर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बना है, डिराइव हुआ है, अगला डिराइव हुआ है। आइए बताएंगे कैसे डिराइव हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? 7 है। आपको ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला बोलेंगे साथ में मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए डिराइव में क्या आएंगे? डिराइव में कुछ भी, इसको छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, समझना, इसको छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है भाई सब यहाँ पर रख दो। पहला स्पीड डाल दो, वेलोसिटी डाल दो। ठीक है, स्पीड डाल दिए, वेलोसिटी डाल दिए, और क्या डाल सकते हैं? फोर्स डाल दो, लो प्रेशर डाल दो। ठीक है, लो वर्क डाल दो। जितने भी इसके छोड़कर जितने भी भाई सब जितने भी है ना फिजिकल क्वांटिटी सब डाल उसके अंदर। सब डिराइव आया है। कैसे डिराइव आया है? देखिए एग्जांपल, आपको एग्जांपल से समझाया जाएगा यार। पहला को देखिए, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो अब किसी को डेफिनेशन पूछना होगा, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। देखिएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are derived from fundamental फिजिकल क्वांटिटी। वो सारा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो रहा है उनको बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल किसका है? स्पीड का है। देखिए स्पीड का है, स्पीड कैसे डिराइव हुआ होगा? देखिएगा, स्पीड क्या होता है भाई, बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़े हो सब? डिस्टेंस को नाते किसमें? लेंथ। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। हम बोले यहां से यहां तक हम 5 मीटर गए, 5 मीटर क्या है? ये लेंथ है। 5 मीटर क्या है? ये लेंथ है। लेंथ अपॉन टाइम सेकेंड। अच्छा पहले मैं इसका यूनिट बताता हूं। मास को मेजर करते किसमें? मास को मेजर करते किसमें? केजी में ना। मास को मेजर करते किसमें? केजी में। ठीक है, लेंथ को मेजर करते किसमें? मीटर में। टाइम को सेकंड में, करेंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें? मोल में, और लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला।
कैंडेला, किसमें? कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में। मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सडनेस को मोल में एंड लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। इसको मैं करते हैं हम। यहाँ पे आ जाओ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम। टाइम ये आ जाओ यहाँ पे। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम क्या है? टाइम है। अब लेंथ क्या है? लेंथ यहाँ पे लेंथ है कि नहीं है? टाइम है कि यहाँ पे है कि नहीं है? टाइम कहाँ गया भाई? हाँ यहाँ पे है। तो ये जो स्पीड है ये किससे आया था? किससे आया था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होकर ये स्पीड आया था। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हो? ठीक है। वैसे एक और आता है यहाँ पर, और एग्जाम्पल है आपका एरिया। देखिएगा एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? अब बता हुआ एल इंटू बी। एरिया होता है एल इंटू बी। आप बोलोगे भैया भैया ये तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है, आप एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों नहीं लिए? भाई सब वही है। अब देखिएगा एल लेंथ क्या है? लेंथ है। देखो हम बोले ये लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेथ है। तो ये जो ब्रेथ है ये भी कुछ लंबा है। अरे ये जो ब्रेथ है ये भी कुछ लंबा है। बस नाम न दिए यार कि हाँ ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ठीक है, ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया। लेकिन असल में क्या है? ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा। मतलब दोनों क्या लेंथ है? ये जो लेंथ है वो 5 मीटर लंबा है और जो ब्रेथ है ये भी मान लो ये 3 मीटर लंबा है। तो क्या समझ रहे हो आप कि ये जो 5 मीटर लंबा लेंथ है और ये जो 3 मीटर लंबा लेंथ है, इसमें क्या है? इसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। मीटर है मतलब लेंथ मेजर कर रहे हैं। मतलब जो एरिया है ये भी किससे आया है? लेंथ से आया है। जो एरिया है किससे आया है? लेंथ से आया है। मतलब कि जब 2 बार एल को मल्टीप्लाई किया गया तब एक एरिया है। तो मतलब जो एरिया है वो डिराइव हुआ है, किससे डिराइव हुआ है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। समझ रहे हो? और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे वॉल्यूम हो गया, सिंपल है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। समझना बात को। एल ये भी मीटर में आता है, बी मीटर, ये भी मीटर। मतलब ये भी एल लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। हम बोले ये कुछ लंबा है, लेंथ है, लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। भाई ये सारा लेंथ है और लेंथ किसमें आता है? ये क्या है? लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया तब एक वॉल्यूम निकला है। मतलब वॉल्यूम जो है ये डिराइव बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। ये जो वॉल्यूम है किससे डिराइव हुआ है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। समझ रहे हो कि समझ रहे हो भाई? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला आपका डेंसिटी। अगला क्या आपका? डेंसिटी। अगला क्या डेंसिटी आपका है? ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास पहले से ही है, मास पहले से ही फंडामेंटल है। और वॉल्यूम हम देख लिए, वॉल्यूम डिराइव है कहां से आया था? पहले से ही क्या कहां से आया था? फंडामेंटल से आया है। मास पहले से फंडामेंटल है, वॉल्यूम ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जो कहां से आया था? ये भी फंडामेंटल से आया है। मतलब जब वॉल्यूम क्या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? देखो 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 यहाँ पे देखो, मास केजी अपॉन वॉल्यूम ये मीटर क्यूब वाला। ये अभी पता है कि जो वॉल्यूम है ये कहां से आया था? डिराइव है, डिराइव किया गया है किससे? फंडामेंटल से। तो ये भी क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये भी डिराइव किया गया किससे? फंडामेंटल से। क्योंकि जब वॉल्यूम डिराइव किया गया, भाई सिंपल बात है, जब वॉल्यूम डिराइव किया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से और जब वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, मतलब सिंपल बात है, ये भी डिराइव किया गया किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। समझ रहे हो? अब कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें तो बहुत हो गया। अब भाई साहब नाम सुने के प्यार से एक्सेलरेशन का। हाँ भैया हम तो सुने भैया सुने हैं, क्लास 9 में आया था, मजा आया था। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मतलब भाई बता देता हमको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और टाइम क्या? और एंड द टाइम। ठीक। डिस्प्लेसमेंट कहां से आया भाई? कहां से आया डिस्प्लेसमेंट? लेंथ से आया। डिस्प्लेसमेंट कुछ लेके होंगे, कुछ लंबा गए होगे भाई। डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। टाइम ये भी क्या है? आपका फंडामेंटल है। डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। दोनों को मिलाया तब जाके आपका ये एक्सेलरेशन बना। मतलब जो एक्सेलरेशन है ये डिराइव किया गया था कहां से? फंडामेंटल से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये जो एक्सेलरेशन है कहां से डिराइव किया गया है? तो उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये सब जितने भी हैं फोर्स, भाई देखो फोर्स एक बराबर क्या होता है? मास ए बराबर एम में। मास तो मास है, पहले से एक फिजिकल क्वांटिटी था, पर फंडामेंटल क्वांटिटी था। अब हम देखें एक्सेलरेशन भी, जो एक्सेलरेशन डिराइव किया गया है ये भी कहां से आया था? ये भी आया था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी से आया था। एक्सेलरेशन
क्या होता है, एक्शन क्या होता है, बोलो भाई क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्शन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम लोग देख लिए कि एक्सेलरेशन क्या है, ये भी आया है फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होकर आया है, मतलब फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होकर आया है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, ठीक है। जैसे हम आप दिया हुआ है, जैसे क्या होता है ए प्राइम में होता है, यहाँ पे आप डिराइव करते हो एम टाइम है। एक्शन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। एम टाइम है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू फिर टाइम हो जाएगा। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं होगा भाई, होगा ना। तो ऐसे लिखते हैं एम मास को नापते हैं, मास में नापते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस को नापेंगे लेंथ में, LENGTH अपॉन में टाइम का स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा, टाइम का स्क्वायर आएगा। ये सारे यहाँ पर आपके डिराइव का, ये सब डिराइव किए गए हैं यार। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिराइव किया गया है फंडामेंटल से, एरिया डिराइव किया गया है फंडामेंटल से। अब इन दोनों फिर से डिराइव करिए, फिर से बन गया फोर्स, बन गया प्रेशर बन गया। तो ये सारे है ना, मतलब कि 7 फंडामेंटल हैं, मतलब इन 7 से सारी दुनिया का सारा फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो डिराइव किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गया कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सब क्या, मतलब कि इस 7 के अलावा जितने फिजिकल क्वांटिटी सब क्या डिराइव है, वो डिराइव किए गए हैं। ये सब आपकी एग्जाम्पल है। अगर समझ आएगा तो एक बार थम्स अप जरूर देना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे आपका यूनिट है, ठीक है। आगे क्या है आपका यूनिट है, और यूनिट समझेंगे तो उसके लिए वर्ड इरेज करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं वर्ड को इरेज करता हूँ, ठीक है। आप वेट करते रहिए, ठीक है। देखिएगा मैंने सब नोट कर दिया है, सब नोट कर दिया है। आपको वीडियो पॉज कर लेना है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पहले समझना है। आप इतना सब देख के एकदम डर के भाई क्या लीजिए, एकदम क्या लीजिए, आप तो मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी नहीं भाई, देखो मैंने लिखा है, समझाया कहाँ है, समझाएगा समझाऊंगा तब ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी लिखा है, अभी आपको लिखना नहीं है, बाद में बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करना, आराम से लिख लेना, ठीक है। हम लोग आगे यूनिट पे आ गए, ठीक। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू होता है। मतलब कहने का, अगर हम बोल रहे हैं, देखो सुनो सुनो, अगर हम बोल रहे हैं भाई मेरे पास एक है, अब तुम पूछेगा भाई भैया आपके पास एक क्या है, क्या है आपके पास एक, आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 पैसा है, आपके पास 1 न्यूटन फोर्स है, आपके पास 1 जूल वर्क जो भी है वर्क है, ठीक है। या फिर आपके पास 1 सेंटीमीटर है लेंथ है, या फिर आपके पास 1 केजी कुछ है, मतलब आपके पास 1 केजी मिठाई है, या फिर आपके पास 1 ग्राम है, कुछ भी, मतलब कि 1 क्या है आपके पास। तो 1 को दिखाने के लिए, मतलब 1 को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ यूनिट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, जितने फिजिकल, जैसे मीटर है तो इसका मीटर का एक क्या गया है, एक यूनिट बना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब बोलेगा, कुछ पूछेगा भैया बताइए कि हम लोग को आखिर यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले बात भाई, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बोले कि भाई साहब मेरे पास 1 न्यूटन और 1 मीटर क्या बराबर होता है, बताओ। क्या 1 न्यूटन का या 1 मीटर बराबर होता है, क्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो यूनिट है ये सेम नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट करता है। ये जो यूनिट है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर देता है, अलग अलग कर देता है। ये अगर मान लो सिर्फ 1 लिखता, हाँ अब ठीक है, 1 बराबर होता है, लेकिन जैसे मैं लिख दूंगा 1 न्यूटन, यहाँ पे लिख दूंगा 1 मीटर, देन भाई गलत हो जाएगा। 1 न्यूटन और 1 मीटर आपस में इक्वल नहीं होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ये जो ऐसा यूनिट है, ये जो ऐसा यूनिट है, ये डिफ्रेंशिएट करता है फिजिकल क्वांटिटी को। अगला पॉइंट, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड, अरे भाई जो नंबर है, अच्छा तो अब सुनो सुनो एग्जांपल समझो भाई। अगर जब तक मैं यहाँ पे, अगर मैं बोलो 100 सेंटीमीटर, मैं बोलूँ कि भाई 100 सेंटीमीटर है मेरे पास और 1 किलोमीटर है, तुम बोलेगा भैया यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों अपन बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है भाई। क्यों बराबर नहीं है भाई, ये 100 सेंटीमीटर है, ये 1 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे 100 लिखा था, यहाँ भी 100 लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं था। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, पहला वेरीफाई होना चाहिए, दूसरा जो यूनिट है वो यूजी टू यूज होना चाहिए, उसके बाद जो यूनिट है इजी टू कन्वर्जन होना चाहिए, उसके बाद यूनिट ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया रहना चाहिए, ठीक है। और इसे ये चेंज होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ऐसा यूनिट का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे FPS, CGS और MKS। हमारे इंडिया में चलता है कौन सा, MKS। तो यहाँ देखिएगा मास बनाते हैं पाउंड में, लेंथ बनाते हैं फुट में, और टाइम बनाते हैं सेकंड में, किसमें, FPS, फुट पाउंड सेकंड। फिर CGS में मास करते हैं ग्राम में, उसके बाद लेंथ बनाते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम बनाते हैं सेकंड में। फिर MKS में हमारे यहाँ मास नापेंगे केजी में, लेंथ नापेंगे मीटर में, और टाइम नापेंगे सेकेंड में,
ठीक है, अब देखिए आगे, इतना क्लियर है। अब बोला ये क्या ना कि जो ऐसा यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है वो किस कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है वो कैसे बनता है, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू एम के एस प्लस सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एम के एस यहाँ के लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट जो है ना इज इक्वल टू एम के एस, एम के एस मतलब केजी वाला, मीटर वाला, सेकेंड वाला, ठीक है, केजी मीटर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट जो है वो एम के एस प्लस सप्लीमेंट्री एंगल। अब कोई बोलेगा भैया सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, किसी मन में आ रहा होगा भैया सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री समझिए ध्यान से, सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर सप्लीमेंट्री एंगल कुछ और नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर दो जाता है, आता है एंगल और एक आता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग करेंगे बात, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि भाई साहब एम के एस में क्या क्या आता है, लेंथ, ये एम के एस में क्या क्या आ जाएगा, ये वाला केजी, केजी वाला आएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड आ जाएगा, फिर ये एंगल और ये फिर सॉलिड एंगल को जोड़ने पे क्या आपका आता है, ऐसा यूनिट आता है, क्या आता है आपका, ऐसा यूनिट आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, एम के एस में जब सप्लीमेंट्री एंगल जोड़ते हैं तो बोलते हैं एसआई यूनिट। तो अब सप्लीमेंट्री अगर बात किया जा रहा है, अब यहाँ पे पहले सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में आपको दो चीज आता है, एक आता है आपका एंगल आता है, एक आता है सॉलिड एंगल। अब एंगल क्या होता है, ठीक है, आपका एंगल क्या होता है, तो सबसे पहली बात, ठीक है, थीटा क्या होता है, तो पूछे भाई कि एंगल क्या होता है, थीटा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एक मिनट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दो, थीटा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, अपॉन में रेडियस, आर्क का लेंथ अपॉन में क्या करो, रेडियस को डिवाइड मारो, आपका थीटा यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे एंगल आपसे निकल जाएगा। एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो होता है, ठीक है, कुछ और नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो थीटा का ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, डिग्री, ठीक है, हाँ भैया भाई 50 डिग्री नापा करते थे, तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगल डिग्री नहीं होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, ये होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन। अब किसी में डाउट आया कि भैया बताइए रेडियन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, रेडियन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या क्या बात कर लिए, यूनिट क्या होता है, आखिर प्रॉपर्टी का यूनिट क्या है, फिर हम लोग सिस्टम पर बात कर लिए, एफपीएस सिस्टम, सीजी सिस्टम और एमके सिस्टम बात किए, फिर ये देख लिए कि एमके सिस्टम हमारा इंडियन चलता है, फिर ये देख लिए कि ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर एमके सिस्टम में अगर सप्लीमेंट्री एंगल जोड़ देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से पहले एंगल आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा सॉलिड एंगल, अगर ये दो चीज और जोड़ देंगे तो आपका ऐसा यूनिट बन जाता है। तो अब ये एंगल क्या होता है, बात करते हैं एंगल बारे में। तो एंगल क्या होता है, ये कुछ नहीं, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस से क्या होता है, रेशियो होता है। एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस से क्या होता है, रेशियो होता है। और हम लोग ये देखें कि ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये एंगल का ऐसा क्या होता है, ये होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। अब तो पूछेगा भैया बताइए रेडियन क्या होता है, व्हाट इज रेडियन, ठीक है, रेडियन क्या है, मन में डाउट आ रहा है, रेडियन क्या है। देखो अगर आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सुन जाते हैं, देखिए मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या है, अब ये हम पढ़े हुए क्लास 10 में, ये होता है आर्क, ये क्या है इसका आर्क, ये क्या है इसका आर्क है, इसको बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क कहते हैं। और ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियन को ऐसे डिफाइन किया गया है, कोई पूछेगा वन रेडियन क्या होता है, तो बोलेंगे अगर आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ का इक्वल हो गया, अगर आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल हो गया तो बोलते हैं वन रेडियन कहते हैं। आप आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल हो गया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो क्या कहते हैं, वन रेडियन कहते हैं, क्या बोलते हैं, वन रेडियन कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे व्हेन लेंथ ऑफ आर्क is equal to, when length of arc is equal to radius, then it is known as 1 रेडियन, क्या बोलते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। आपको नोट करना है, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं जब when length of arc is equal to radius of the circle, ठीक है, when length of arc is equal to the radius of the circle, of the circle, यहाँ पे ऑफ द कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है।
तो व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन इट इज नोन एज 1 रेडियन। तो क्या बोलते हैं लोग 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। देन इट इज नोन एज देन एंगल सबटेंडेड, यहाँ पे एक मिनट व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस of the circle then the angle subtended at center subtended when then the angle subtended at the center is 1 रेडियन। हाँ अब बता लीजिए क्या बोलता है कि जब आप इसे नोट करिए, मैं बताता हूँ। व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, हम क्या बोले भाई, ये सर्कल का रेडियस मान लो r है, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस आर्क का लेंथ इस रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए, इस आर्क का लेंथ इस रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं 1 रेडियन। वैसे डिवाइड क्या यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज नोन एज 1 रेडियन, ठीक है। एंगल जो बनेगा क्या कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है 1 रेडियन कहते हैं। फिर समझिए बात क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, आर्क का जो लेंथ है वो किसके बराबर चाहिए, आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। अगर आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर है, ठीक है, अगर आर्क का लेंथ अगर आर्क समझे ना, ये वाला आर्क, ये होता है आर्क, अगर आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर है तो इसके यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा तो बोलते हैं रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये अगर आर्क का लेंथ r होगा, ठीक है, देखिए अगर आर्क का लेंथ, इसमें इतना भी मिटा होता पहले, ठीक है, कुछ मैं जो फालतू उसको इरेज कर देता हूँ, जैसे हो गया। ठीक है, आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट को आपको समझा सकूँ, ठीक है। मैं इसमें जा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए जैसे हम क्या बोले भाई, देखो मेरे पास सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम क्या बोले, अगर ये रेडियस, ये कितना रेडियस है, अगर इसका लेंथ r है, अगर इसका लेंथ r है और अगर r का भी लेंथ r हो जाता है, अगर r का भी लेंथ r होता है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो क्या बोलेंगे 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पढ़े होंगे सब, ठीक है। क्या होता है, ये होता है भाई साहब, ये क्या होता है 2 पाई r, पता क्या होता है, हमको क्या पता है, हम लोग पता है बाई r लेंथ एट सेंटर बाई आर्क लेंथ r एट सेंटर। अगर आर्क लेंथ r होगा तो होगा 1 रेडियन। क्या होगा 1 रेडियन होगा, समझे बात को। अगर आर्क लेंथ r होगा, ठीक है, सेंटर पे अगर आर्क लेंथ होगा, अगर आर्क लेंथ r होगा, ठीक है, अगर आर्क लेंथ r होगा तो क्या बोलेंगे 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ r होगा तो बोलेंगे 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ 2 पाई r हो गया तो क्या जाएगा 2 पाई रेडियन। क्या जाएगा 2 पाई रेडियन, समझना बात को। हम क्या जानते हैं, अगर आर्क लेंथ r हो जाएगा, आर्क लेंथ r था तो बोलते थे 1 रेडियन, समझना, कॉन्सेप्ट पकड़ो कॉन्सेप्ट। हम क्या होता है, क्या होता है, अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, सर्कल के रेडियस की हो जाए, अगर आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियन बोलते हैं, उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो हम क्या जानते हैं, अगर आर्क लेंथ r हो गया तो बोलते हैं 1 रेडियन। तो अगर मान लो आर्क लेंथ अगर 2 पाई हो जाएगा तो 2 से 2 पाई क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, समझ बात नहीं समझे। अगर आर्क लेंथ r था तो 1 रेडियन, अगर आर्क लेंथ 2 पाई हो जाएगा तो 2 पाई रेडियन। अब 2 पाई r में जो 2 पाई r है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई r किसके बराबर होता है, ये 360 डिग्री बराबर होता है, बोलना आएगा
2πr किसके बराबर होता है? 360 डिग्री का। और 2πr किसके बराबर भी है? ये 2πr जो है ना, ये जो 2πr है, ठीक है, ये 2πr है, ये 2π रेडियन के भी बराबर है, ये 2π रेडियन के भी बराबर है। समझना, कॉन्सेप्ट पकड़ना। 2πr अगर मान लो एक सर्कल है, ये पूरा घूम जाएगा, ये पूरा 2πr घूम जाएगा, तो कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। और हम जानते हैं 2πr पे कितना बनता है? 2π रेडियन बनता है। मतलब ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, मतलब 360 डिग्री। समझना बात को, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। 360 डिग्री क्या हो जाएगा? 2π रेडियन हो जाएगा, हो नहीं होगा? अब यहाँ से लिखते हो क्या? यहाँ से लिखते हो क्या? ये जिससे यहाँ पे 2π रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 2π रेडियन बराबर हो जाएगा 360 डिग्री एंड पाई रेडियन क्या हो जाएगा? 180 पाई 2π रेडियन, 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री और पाई रेडियन बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इतना क्लियर है कि क्लियर है? 2π बराबर 360, तो 2 कैसे करेगा? 360 को कैसे जाएगा, मतलब पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। मतलब कि 180 डिग्री में पाई 180 डिग्री में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बटा 180 रेडियन। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना बात क्लियर है आपका? क्या इतना बात क्लियर है कि क्लियर है? 2πr हम जानते हैं, जो 2πr रेडियन होगा, पहले समझो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, जो r रेडियन है वो, जो अगर r का लेंथ r हो गया तो रेडियन 1 रेडियन होगा, अगर r का लेंथ r हो गया तो 1 रेडियन, अगर r का लेंथ 2π हो गया तो हो जाएगा 2π रेडियन। हम क्या पता है? 2πr का मतलब होता है 360 डिग्री घूमना, और 2πr का मतलब है 2π रेडियन, मतलब दोनों आपस में बराबर है, बराबर कर दिए। बराबर जैसे किए तो हम लोग को मिल गया क्या? 2πr रेडियन जो है वो 360 डिग्री बराबर होता है, और अगर 2 मारा गया 360 को, मतलब पाई रेडियन होता है 180 बराबर। फिर क्या जानते हैं, अगर 180 जो है ना एक पाई रेडियन के बराबर है, मतलब 1 डिग्री जो है ना ये पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होगा। बोलना हाँ या ना, कितना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो बात हमसे जरूर देना, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। बाकी आप लोग एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ आप चेंज करके आना, मतलब कुछ डिग्री को आप चेंज करके आना, रेडियन चेंज करना, ठीक है। 30 हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपको होमवर्क है, मैं से इरेज कर देता हूँ। अब सबका काम हो गया, ठीक है। अगर आपको नोट करना है वीडियो पॉज कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, या फिर बैक कर लीजिएगा, जितना जो भी पीछे नोट करना होगा बैक कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क से होमवर्क क्या है? देखिए कुछ नहीं है, आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है। आपको कन्वर्ट इंटू रेडियन क्या करना है? कन्वर्ट करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको रेडियन कन्वर्ट करना है। पहला 30 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा 50 डिग्री, चौथा कुछ नहीं 60 डिग्री, पांचवा 80 डिग्री और छठा ये मान लो 120 डिग्री है। आपके पास ये सब डिग्री है, आपको इसको रेडियन कन्वर्ट करना है। मैं बताता हूँ, हम क्या बताया 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180, पता है? ये बताया यहाँ कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा? पाई बटा 180। हमें क्या बताया? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बटा 180, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 80, तो 30 बराबर क्या देंगे? 30 से कर देंगे, गुना कर देंगे, मारेगा कितने बार में? 6 बार में, 6 18, ठीक है। पाई बड़ा हो जाएगा 6 रेडियन हो जाएगा, हो गया, बन गया। आपको ऐसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट कीजिएगा। बाकी अगले क्लास में हम लोग बहुत चीज पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। आज हम क्या पढ़े? आज हम पढ़े एंगल क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे आपका ये लेक्चर नंबर 1 तक कंप्लीट, यहाँ पे लेक्चर नंबर होता है 1 कंप्लीट। अगले क्लास में पढ़ेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि भाई लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, इसका नाम क्या? हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, और बहुत अगले क्लास में बहुत मजा आएगा, भयानक बजाने वाला है। तो पहले अगर आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये सब सारे ये होमवर्क कर लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बरकरार रहे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।